840 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले रूस ने यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया था। मतलब इन लगभग 2.5 साल में जो युद्ध चला उसमें सबसे बड़ा हमला किया था। और अब उसके पलटवार में यूक्रेन ने भी रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि रूस के लगभग 2 एयर बेसिस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। उसके रूस के जो बॉम्बर्स थे, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे, उन तक को तबाह कर दिया है। क्या कुछ हुआ आज, जब मतलब ट्रंप लगातार बातचीत कर रहे हैं पुतिन से, यूक्रेन से युद्ध रुकवाने की बातचीत वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में दोनों देश एक दूसरे पर सबसे बड़े हमले आखिर क्यों कर रहे हैं, इसी वजह को आज डिकोड करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। मतलब सर, जब युद्ध रुकना चाहिए था, ट्रंप जैसा आदमी 3 बार बात कर चुका है पुतिन से, उसके बावजूद ये बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। नहीं, आज का जो हमला है ना, हल्के मत लीजिए। फॉरगेट अबाउट ट्रंप और क्या चल रहा है। हाँ। आज रूस की राजधानी मॉस्को में हमला हुआ है। आज 4300 किलोमीटर अंदर घुस के यूक्रेन ने मारा है। मैं आपको बता दे रहा हूं। मतलब ट्रंप ने दिल पे ले ली बात। ट्रंप ने क्या ले ली दिल पे? अब मदद तो ट्रंप अमेरिका ही करेगा यूक्रेन ना हमला कर रहा है। देखिए, मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि अब जो जंग होगी वो निर्णायक होगी, और या तो अब रूस रहेगा या यूक्रेन रहेगा। इस बात को आप गंभीरता से लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एयरबेस को तबाह कर दिया, हो गया इतना ही? ये खबर नहीं है। खबर यह है कि रूस के 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स नष्ट कर दिए गए हैं। 4 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। आप इसे ऐसे ले रहे, ये पुतिन के घर पे घुस के हमला है ये। और अब आपको लगता है ये शांति होगी, बातचीत होगी? अब नहीं, अब तो नहीं लगता। अब या तो रूस रहेगा या यूक्रेन रहेगा, और पुतिन छोड़ने वाले नहीं है। मैं आज आपको बता दे रहा हूं, ये रूस का एक इरकुत्स्क क्षेत्र है, उसके गवर्नर ने पुष्टि कर दी है। और क्या नष्ट हुआ आप समझिए? 40 से ज्यादा रूसी सैन्य विमान, A-50 एक होता है चेतावनी विमान होता है, उसको नष्ट किया है। Tu-95 रणनीतिक बम वर्षक है, उससे Tu-22 M3 ये लंबी दूरी के बम वर्षक विमान है। 2 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है रूस को। और मुझे इस बात से में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर रूस परमाणु छोड़ दे। जिस तरह का आज हमला हुआ है ना, आप बातचीत कर रहे हैं कि बातचीत और शांति समझौता, आज के हमले के बाद वो खत्म। अब तो रूस वो करेगा जो दुनिया ने देखा नहीं होगा। और एक बात जान जाइए कि ये लड़ाई अब सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहने वाली। आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, आज की खबर जी, ब्रिटेन ने अमेरिका से वैसे विमान मांगे हैं जो कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। ब्रिटेन ने अमेरिका से मांगा है। ब्रिटेन के पास उस तरह का विमान नहीं है जो परमाणु बम ले जाता है। और 2 दिन पहले रूस ने धमकी दी है कि मैं जर्मनी को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि जर्मनी लड़ रहा है ये यूक्रेन के नाम पर। ये युद्ध फैलने वाला है, और अब सिर्फ यूक्रेन को निशाना नहीं बनाएगा रूस, अब जर्मनी और ब्रिटेन को भी निशाना बनाएगा। और देखिएगा ये यूरोप में कैसा वार होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? ये थ्रेशोल्ड है। जिस तरह आर्कड्यूक की हत्या के बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ा था, जिस तरह पर्ल हार्बर में हमले के बाद अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, उसी तरह रूस के जो सैन्य ठिकाने एयरबेस जो है, उसको बर्बाद करने के बाद अब ये ऑल आउट वॉर है। और देखिएगा, मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर कैसी खबर आती है। भूल जाइए गाजा, भूल जाइए इजराइल, भूल जाइए ईरान। अब जो खबर आएगी वो रशिया और यूक्रेन से आएगी। इसे पर्ल हार्बर मोमेंट कहा जा रहा है कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर को बमबारी करके बर्बाद कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके बाद अमेरिका आया और उसने पूरे बर्बाद कर दिया जापान को, हिरोशिमा नागासाकी सब कुछ हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस
में घुसकर उसकी राजधानी के पास उसके एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, उसके विमानों को तबाह कर दिया। 40 विमान का दावा है, 40 और आपको लगता है कि पुतिन चुपचाप बैठेंगे, शांति समझौते पर दस्तखत करेंगे इस हमले के बाद? नहीं सर, कहीं तो रुकना होगा बहुत बड़ा। देखिए, ये आप समझदारी की बात कर रहे हैं, फिलहाल ये जंगी जुनून है, पुतिन के ईगो पर यह वार है। याद रखिए, आप पुतिन के घर पे घुस के 4300 किलोमीटर अंदर आकर, रूस के अंदर आकर एयरबेस को निशाना, ये जो बेलाया जो एयरबेस है वहां 4300 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से। ठीक है। और एक बात जान जाइए आप कि सोशल मीडिया में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरह से धुआं और प्लेन जलते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद रूस अपने फुल ताकत के साथ, उसके पास जो भी है सबके साथ हमला करेगा और जो आएगा बीच में उसको मारेगा। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा बड़ा सवाल यह है जी कि S-400 रक्षा प्रणाली तो रशिया के पास भी था, हाँ, फिर इस ड्रोन अटैक को रोक क्यों नहीं सका? अब सर देखिए, वो भी तो एक यूनिट जो है वो भी तो लगभग 36 को टारगेट को ट्रैक कर सकती है ना। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल वो भेजती है। अब हो सकता है कि सैकड़ों की संख्या में या फिर हजारों की संख्या में ये ड्रोन्स दागे गए हों। भाई इजराइल का भी तो डोम सिस्टम फेल किया था ना हमास ने। क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं पता, हाँ, लेकिन जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, जो रशिया से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, हाँ, या रशिया के जो फ्रेंड्स से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, बेलारूस ने जो कहा या रूस ने जो कहा, ठीक है, मैं वहीं आना चाह रहा था सर, फ्रेंड्स की बात। याद सुनिए ना, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पाकिस्तान गुटबंदी में यकीन रखता है, पाकिस्तान के साथ जो देश थे वो उसके साथ खड़े रहे, अजरबैजान हो, तुर्की हो, चाइना हो, खुलकर समर्थन में आए। लेकिन भारत किसी भी गुटबंदी का हिस्सा नहीं है, भारत एक न्यूट्रल है, तो भारत के साथ खुलकर कोई देश समर्थन में नहीं आया। अब जिस तरीके से आपने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का ही आगाज हो सकता है, ब्रिटेन ने मांगा है, मतलब परमाणु ले जाने वाला जो विमान है अमेरिका से मांगा है, अगर ये तीसरे विश्व युद्ध में बदलता है तब क्या भारत का भी कोई स्टैंड क्लियर होगा या भारत तब भी न्यूट्रल बना रहेगा? भारत इस युद्ध में कहीं है ही नहीं। हमारा किसने साथ दिया जब हम पर आतंकी हमला? हाँ, भारत तब होगा जब हो सकता है कि भारत पे कोई बहुत बड़ा टेरर अटैक नहीं सर माफ कीजिएगा, लेकिन पहले तो आपने ही पुतिन को कहा था ना कि भैया युद्ध का ये दौर नहीं है, बातचीत से समझाइए, तो वही बात उन्होंने आपको कह दी। देखिए वो क्या बोला गया, क्या ट्रंप ने कहा, देखिए ट्रंप वॉर रोकने में पूरी तरह फेल है, एक लाइन नहीं, वो तो साफ है, दूसरी लाइन वो तो बिल्कुल कट एंड क्लियर है। दूसरी लाइन यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया के इतने सारे बमवर्षक विमान को एक साथ नष्ट किया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार। और रशिया अगर अभी चुप रह गया तो पूरी दुनिया में रूस की थूथू हो जाएगी, इसलिए वो पलटवार करेगा, और पलटवार मामूली नहीं होगा। जिस इंटेंसिटी के साथ उसके 40 अगर बमवर्षक विमानों को, फाइटर जेट्स को अगर नष्ट किया गया है, जो कि रिपोर्ट आ रही है, तो वो कोशिश करेगा कि जो दुश्मन देश हैं उनके पूरे एयरफोर्स को वो बर्बाद करे। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, इमरजेंसी बैठक अभी पुतिन ने बुलाई है। ठीक है, और इसके बाद रशिया की तरफ से जो मैसेज दिया गया है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, और अब दुनिया को हम दिखा देंगे कि रूस क्या कर सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन यूक्रेन तो बचा ही नहीं ना सर। फिर अब क्या होगा यूक्रेन का? 20% से ज्यादा हिस्से पर तो अब तक कब्जा कर चुका है रशिया। यूक्रेन के जो खनिज पदार्थ है उन पर अमेरिका कब्जा कर चुका है, तो यूक्रेन के पास बचा क्या? यूक्रेन तो मतलब तबाह हो गया इस लड़ाई में। अब देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि पुतिन के ईगो पर यह बात आ गई है, ठीक वैसे ही बात ट्रंप के ईगो पर भी आ गई है, क्योंकि ट्रंप की बात पुतिन ने नहीं मानी, फोन पर इंतजार करवा दिया, जिस दिन फोन पर बात की उसी दिन हमला करवा दिया यूक्रेन के ऊपर। तो ईगो तो दो बड़े नेताओं की ईगो हो गई। बिल्कुल, तो जंग होता ही इसलिए है जब दो बड़े नेताओं के वर्ल्ड पावर्स के ईगो एक दूसरे से क्लैश करते हैं। नुकसान यूक्रेन का। और बता रहा हूं, आपने कहा यूक्रेन की बर्बादी, यूक्रेन बहाना है। विश्व युद्ध के समय पोलैंड बहाना था, पोलैंड बर्बाद हुआ ना उस समय, यूक्रेन बहाना है। यूक्रेन का जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन बात सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगी। मैं आपको आज बोल रहा हूं,
ये जर्मनी पहुंचेगी, ये बात, ये फिर से ब्रिटेन पोलैंड होते पहुंचेगी, हुए। ये यूरोप को अपनी चपेट में लेने वाला है ये वॉर। और देखते जाइए, अभी अभी तो शुरुआत है, और देखते जाइए क्या क्या तमाशा होता है अभी। अच्छा, पुतिन यूरोप को चपेट में क्यों लेना चाहते हैं सर? अरे सारा जो, आपको क्या लगता है यूक्रेन लड़ रहा है? नहीं नहीं, लड़ तो यूक्रेन नहीं रहा है, वो तो पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ही लड़ रहा है। जब सामने से यूरोप लड़ रहा है, उसके विमान आ रहे हैं, उसके ड्रोन्स आ रहे हैं, तो क्या उसके विमान डिपो पे हमला नहीं करेगा? उसके सैनिकों पे हमला नहीं करेगा? उसके ड्रोन्स पे हमला नहीं करेगा रशिया? यही होगा, देखिएगा। हाँ, क्योंकि जब ट्रंप के साथ ये तानातानी हुई थी जेलेंस्की की, व्हाइट हाउस में बिठाकर जब उन्हें बेइज्जत किया गया था टी शर्ट और कोट के लिए, तब वो सीधे वहां से ब्रिटेन गए थे। और अगर एग्जैक्ट फिगर मुझे याद है तो $2.3 बिलियन का लोन देकर जेलेंस्की को भेजा गया था ब्रिटेन से। हो सकता है मेरा आंकड़ा थोड़ा गलत हो, लेकिन लोन देकर, ये कितने बिलियन डॉलर का जो है लोन देकर भेजा गया था। और वो लोन ऐसा नहीं था कि आपको पैसा दे दिया, आप जाइए हथियार खरीदिए और यूक्रेन को मारिए। नहीं, वो पैसा लोन के रूप में दिया गया था कि आप इस पैसे को इस्तेमाल करिए और उसके बाद ब्याज के साथ हमें वापस कर दीजिएगा। वही काम किया है ट्रंप ने। $500 बिलियन बता दिया कि आपको अब तक हम $500 बिलियन खर्च कर चुके हैं, अब जितना भी तुम्हारे पास ये 10 लाख करोड़ के आसपास का जो खनिज पदार्थ का भंडार है उसको हमें दे दो, हम खुदाई करेंगे, 50% तुम रखो, 50% हम रखेंगे। तो गिरवी अमेरिका के हाथ में हो चुका है यूक्रेन। 20% से ज्यादा हिस्से पर यूक्रेन के रशिया कब्जा कर चुका है, वहां से वो भी खनिज पदार्थ निकालेगा। अब रशिया यूक्रेन का क्या करेगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से सर ने कहा है कि ये एक आगाज हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध का, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरीके से, पूरा यूरोप ही ले लीजिए, पूरी यूरोपियन यूनियन ही ले लीजिए, समर्थन में खड़े हैं किसके? जेलेंस्की के। पुतिन यहां अकेले हैं, या फिर कहें कि पर्दे के पीछे से चाइना भी साथ में है, किम जोंग उन भी शायद खुलकर समर्थन कर रहे हैं सर रशिया का। ये दो ही देश ऐसे हैं जो, एक देश ऐसा है किम जोंग उन, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, ये खुलकर समर्थन कर रहे हैं, और चीन उसी तरह मदद कर रहे हैं जैसे चीन ने पाकिस्तान को किया था। ठीक है, सारे हथियार लोग। हाँ हाँ ठीक है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इतना बड़ा हमला जो किया है रूस के ऊपर, उसका जवाब पुतिन अब किस तरीके से देते हैं। यह जवाब याद रखिएगा, जेलेंस्की को जवाब नहीं होगा, यह जवाब सीधा अमेरिका को होगा, व्हाइट हाउस को होगा और सीधा यूरोपियन यूनियन को होगा। बाकी पंकज जी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जो भी कुछ इस युद्ध से जुड़ी अपडेट होगी दर्शकों हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।